तीन चार जुमले मैंने लिखे जिसमें वो राज की बात भी बताई, डॉक्टर असलम साहब वाली बात आपको बताई मैंने, जो मेरा मिजाज उन्होंने देखा था कि उसके हवाले से उन्होंने ये बात कही कि अगर तुम इधर ना आए होते तो वहां होते। इसी तरीके से मैंने खुद अपना तज्जिया किया है बारहा। मैंने वहां लिखा है कि यह मैं ही जानता हूं कि मेरा रब मुझे कहां कहां से बचा कर लाया। सबसे पहली हिजरत शऊरी मैंने की है कि मेरा मामला जो था मेडिकल प्रोफेशन में वो पीछे वाले लोगों में से नहीं था, और मैं यकीन के साथ ये जानता था क्योंकि हर तालिब इल्म के ज़माने में असातिज़ा में से कोई ना कोई किसी का आइडियल बन जाया करता है। मेरे आइडियल डॉक्टर अमीरुद्दीन थे, सर्जन टॉप के, और मैं ये जानता था कि मैं बन सकता हूं अमीरुद्दीन, बल्कि शायद उनसे आगे निकल जाऊं। इसलिए कि एनाटॉमी के जो सर्जरी के लिए असल जड़ बुनियाद है उसके रगो पैर में उतर गया था। इतनी वो मेरे जहन के अंदर मुस्ताज़र थी एनाटॉमी। मुझे जब हमारे एक प्रोफेसर आए हैं, उन्होंने चार्ज लिया है, वो फर्स्ट प्रोफेशनल से बहुत ही कबल, डॉक्टर टूसी, उन्होंने जब मेरा पर्चा देखा है तो मुझे डिस्टिंक्शन दी उसके अंदर। और फिर वो टाइफाइड मुझे हो गया था, जमात इस्लामी का इलेक्शन सन 51 का, उसमें बहुत भाग दौड़ की थी, तो मैं प्रैक्टिकल का इम्तहान नहीं दे सका था। लेकिन मेरे पर्चे से इतने मुतासिर थे वो कि उन्होंने पैगाम भेजा था कि अगर सिर्फ डिसेक्शन हॉल में आ जाओ, हाजिरी लगवा दो, तो मैं तुम्हें डिस्टिंक्शन दे दूंगा, 80% से ज्यादा मार्क्स दे दूंगा मैं, बाकी कोई इम्तहान नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन एक लीगल जो है शर्त वो तो पूरी हो कि आओ तो सही इम्तिहान में, यहां पे हाजिरी तो लगे। लेकिन डॉक्टर इलाही बख्श मरूम ने मुझे उसकी इजाजत नहीं दी थी। उस वक्त टाइफाइड बड़ा डेडली मर्ज समझा जाता था, क्लोरोमाइसिन अभी अभी इजाद हुई थी। तो मैं जानता था कि मैं अगर उस स्ट्रेट लाइन में जाता तो मैं सर्जन होता। उसके बाद आगे चलिए, जमीयत में मैंने काम शुरू किया, कुछ सलाहियतें थी आखिर, बोलने की, लिखने की, ऑर्गेनाइजेशन की। ये जिन लोगों को मालूम है, पंजाब में जमीयत को अवामी दौर में लाने वाला वाहिद शख्स मैं हूं। मुझसे पहले ये छोटा सा एक हल्का था, इसकी कोई अवामी हैसियत थी। मैं जब बना हूं लाहौर का नाजिम और पंजाब का नाजिम बैक वक्त, तो एकदम एक्सप्लोजन हुआ है इस तंजीम का। उसके बाद मैं नुमाया हो गया। जमात इस्लामी के अंदर भी लोगों की निगाहें मुझ पर उठी, तकरीरें मेरी पसंद की जाती थी, दर्स कुरान का मेरा शोरा था, तहरीर भी कर लेता था, आज़म जो है उसको एडिट कर रहा था। लेकिन मैंने खतरा महसूस किया कि अगर इसी रुख पर मैं बढ़ गया तो मैं एक बहुत ही सस्ता किस्म का घटिया लीडर बन जाऊंगा। मैंने कॉन्शियसली फिर डाइवर्ट किया अपने आप को। अगर यानी उस जमीयत में जो मेरा उस वक्त का किरदार था, अगर वही जारी रहता तो मैं एक सियासी लीडर बन गया। बल्कि ये लतीफ़ा है कि पहली मेरी अवामी तकरीर जब हुई है नवंबर 1951 में, मौलाना इस्लाही की ज़ेर सदारत, जमीयत तलबा का सालाना जलसा था YMCA हॉल में। ये फर्स्ट प्रोफेशनल अब सेकंड टाइम में दे चुका था, वो सप्लीमेंट्री का इम्तहान दे चुका था। रिजल्ट मुझे वहीं उसमें YMCA हॉल में बताया गया है कि तुम कामयाब हो गए। उस वक्त मेरी तकरीर की थी जो अब भी जमीयत के बुनियादी लिटरेचर में आज तक शामिल है, हमारी दावत और हमारा तरीक़ाकार। ये तकरीर मेरी उस YMCA हॉल में थी नवंबर 1951 में। इस्लाही साहब की सदारत थी और गोद में उनकी वो बच्ची बैठी हुई थी जो अब जवान बेटों की वालिदा है, मरियम, जिनके पास मौलाना रहते हैं। तो वो शायद 5 साल की थी, 4 साल की थी उस वक्त। मुझे बाद में मालूम हुआ कि मेरी उस पहली तकरीर पर मौलाना इस्लाही का तबसरा यह था कि इसरार तो लीडर बन गया, कि तो पहली तकरीर थी। लेकिन मैंने कॉन्शियसली फिर अपने आप को डाइवर्ट किया, दोबारा हिजरत की मैंने कि इस रुख पर अगर मैं चला तो बस एक लीडर बन जाऊंगा सियासी, जैसे होते हैं सस्ते किस्म के लोग, न फिक्र की गहराई न शऊर, बस शोर और हंगामा और बस वो चलत फिरत। उससे मैं, इस्लाही साहब उस वक्त अमीर जमात थे, मौलाना मौदूदी जेल में थे। मैं जैसे ही रिजल्ट मेरा आया है फाइनल MBBS का, इनके पास गया कि रिजल्ट आ गया, मैं अब फारिग हूं और आप बताइए कि मैं अब क्या करूं। तो उनके अल्फाज ये थे, उनका अपना एक मिजाज है कि मैं तुम्हें यहाँ जितने भी ये हमारे जमात के थे उस वक्त, कई ये गश्ती शिफाखाने भी थे, 1-2 डिस्पेंसरियां भी थी, इनके ऊपर मैं ओवरऑल इंचार्ज बना देता हूं। तुम्हारी माश का यानी तनख्वाह वहां से मिलती रहेगी, बाकी अपनी सारी उमंगें सियासत के मैदान में पूरी करो। ये गोया कि मेरे लिए और ज्यादा वो, लेकिन मैंने तय किया मैं लाहौर रहूंगा ही नहीं। इस रास्ते को कॉन्शियसली छोड़ा है। मुझे अब तक याद है, मैं अपनी किताब के ऊपर वो बनाया करता था, कापी के ऊपर
کافی عرصے تک وہ کاپیاں میرے پاس محفوظ بھی رہی ہیں. جیسے چوسر کی سڑک ہوتی ہے، اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں، ایک راستہ میرے لیے یہ، ایک راستہ یہ، ایک راستہ یہ، ایک راستہ یہ. کانشیسلی پھر میں نے سلیکٹ کیا کہ نہیں، مجھے اس راستے پہ نہیں جانا. اس کے بعد جماعت اسلامی کا معاملہ تھا. تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا اختلاف کرنا مولانا مودودی سے اس وقت جب کہ میری عمر 24 برس تھی. تو یہ ہجرتوں پر ہجرتیں کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. پھر نقل مکانی کی ہے. میں گیا ہوں ڈاکٹر عثمانی صاحب کے ساتھ اشتراک کے لیے کہ اب کوئی کام آگے کرنا ہے تو کیسے کریں گے، ورنہ میڈیکل پریکٹس. توبہ کیجئے، جس شخص نے محنت کر کے کسی جگہ پر اپنی ایک حیثیت بنائی ہو، ایک کلائنٹیج بنا لی ہو، وہاں سے ڈاکٹر ہی جار بنا. میں نے اٹھایا اپنا بستر طے کیا. تو یہ ہجرتیں یوں نہ سمجھیے، تو قدم قدم پر ہجرت ہے، قدم قدم پر شہادت ہے. یہ جو صوفیاء کے ہاں شعر کہا جاتا ہے کہ کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است. اللہ کا جو حقیقی بندہ ہے وہ تو ہر وقت اپنی جان پیش کرتا اللہ کے حضور میں. اسے کوئی ایک شہادت نہیں، لاکھوں شہادتیں دنیا میں نصیب ہوتی. نہ معلوم اس وقت اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر ایک نئی جان ملی ہے، پھر وہ ہلاک ہوگی. تو یہ تو در حقیقت ایک ہی دم شعلے کی طرح بھڑک کر بجھ جانا نہیں ہے، مسلسل جلنا. اور مسلسل جو ہے ہجرت اور جہاد، ہجرت اور جہاد، یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے. بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ اس دونوں سے، جو کہ ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں، ان سے کبھی خالی ہو نہیں.